Hey students, welcome back to my channel Beating Examinophobia. This channel will help you to beat your exam phobia. आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। इसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो वैसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है, जैसे नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस आते हैं और भी बहुत सारे हर चैप्टर्स के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं उससे रिलेटेड उस टॉपिक के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1 मार्क क्वेश्चन। 1 मार्क क्वेश्चन में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो पहला क्वेश्चन है ये है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड में जो गैस कलेक्ट होती है वो एक इलेक्ट्रोड में डबल होती है, मतलब जो एक इलेक्ट्रोड में जितनी भी कलेक्ट हुई है दूसरे इलेक्ट्रोड में उसकी डबल कलेक्ट होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो है रेशियो, वॉल्यूम रेशियो कितना होता है वाटर का? 2:1 होता है। तो 2 डबल है, हाइड्रोजन जब हम लिखते भी हैं H2O, ठीक है, तो हाइड्रोजन डबल है, इसी वजह से हाइड्रोजन गैस जो है डबल होती है, इलेक्ट्रोड पे डबल कलेक्ट होती है, और वहीं पे ऑक्सीजन गैस कम कलेक्ट होती है, ठीक है। अब हमें डिफरेंस बताना है फिजिकल और केमिकल चेंज में। तो फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, मतलब कुछ ही देर के लिए होता है, टेम्परेरी होता है, और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है विद न्यू प्रॉपर्टीज, ठीक है, और ये टेम्परेरी नहीं होता है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमें बताना है रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हो, या फिर हाइड्रोजन लूज हो रहे हो, और रिडक्शन बिल्कुल इसी का उल्टा, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन लूज हो रहा हो, ठीक है। अब सॉरी, ये तो वही क्वेश्चन ऐड हो गया, ये हम ये वाला देखेंगे। पीएच में, पीएच स्केल में जो पीएच हम लिखते हैं वो क्या होता है, मतलब पी का मतलब क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है? तो पी का मतलब होता है पोटेंस, जिसकी जो है ये जर्मन वर्ड है, ठीक है, जिसकी मीनिंग होती है पावर, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो स्केल होती है पीएच स्केल, तो एक ऐसी स्केल जो हाइड्रोजन की पावर बताए, ठीक है, उसी को हम पीएच स्केल कहेंगे। अब मेंशन हमें करना है कि पीएच में बेस का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, ठीक है। तो आपको पता है 0 से 6 तक, मतलब आप 6.1, 6.2, 6.3, जब तक 7 आ जाए, ठीक है, तब तक एसिड का रेंज होता है, और फिर 7 हमारा न्यूट्रल होता है, मतलब कि ना ही वो बेस होगा और ना ही वो एसिड होगा, और फिर 7.1 से 14 तक की का जो रेंज है वो हमारा बेस के लिए है। तो अगर एसिड का भी आएगा होप आप लिख सकें, इसी वजह से मैंने बता भी दिया है। Which bases are called alkalis? तो water soluble bases जो होते हैं उन्हें हम alkalis कहते हैं, और इसका एग्जांपल है NaOH और KOH। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, जो मेटल की ऑक्साइड होती है वो बेसिक होती है, और वहीं अगर हम नॉन मेटल की ऑक्साइड्स देखें तो फिर वो एसिडिक होती है। ऐसा क्यों होता है? तो मेटल जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व होते हैं, तब वो बेस फॉर्म करते हैं, इसी वजह से उन्हें बेसिक इन नेचर कहा गया है। और वही नॉन मेटल्स जब डिसॉल्व होते हैं वाटर में तब वो एसिड फॉर्म करते हैं, इसी वजह से उन्हें एसिडिक इन नेचर कहा गया है। कर्ड मतलब दही, दही को हम कॉपर और ब्रास के बर्तन में नहीं रख सकते, इसकी वजह क्या है? ठीक है, तो दही क्या कंटेन करता है, दही किससे बनती है, लैक्टिक एसिड से बनती है, ठीक है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। तो जब वो ब्रास और कॉपर के बर्तन में जाता है तब वो पॉइजनस बन जाता है, ठीक है, जहरीला बन जाता है, हम बोल सकते हैं। यस, गिव वन मोस्ट suitable word for the making, for the following statement: metal oxide which show basic as well as acidic behavior, amphoteric oxides। अब यहाँ पे वर्ड आया है एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक मतलब कुछ ऐसी चीज हम बोल सकते हैं, यस, या फिर सब्सटेंस या फिर कंपाउंड, ठीक है, जो भी आप बोलना चाहें, तो उसके पास बेसिक या फिर एसिडिक दोनों प्रॉपर्टीज हो, एक प्रॉपर्टीज नहीं दोनों प्रॉपर्टीज हो, उन्हें हम एम्फोट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड जिनके पास एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज हो, बिहेवियर हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स बोलेंगे। और आयोडीन एक शाइनिंग नॉन मेटल है, ठीक है, शाइनिंग। अब यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे, शाइनिंग नॉन मेटल को लस्ट्रस। लस्ट्रस एक मेटल की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एक नॉन मेटल के पास होती है, मतलब सिर्फ एक ऐसा ही नॉन मेटल होता है जो लस्ट्रस होता है, दैट इज आयोडीन। ओके, अब हमें 11th वाला देखना है, गिव रीजन व्हाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कोटेड विद प्लास्टिक।
तो प्लास्टिक नॉन कंडक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बैड कंडक्टर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसी वजह से वायर्स के ऊपर से प्लास्टिक की कोट की जाती है, ठीक है, प्लास्टिक कोटेड होता है ताकि हमें करंट ना लग सके। अभी अगर कोई हम गुड कंडक्टर से हम करेंगे, ठीक है, गुड कंडक्टर से उसे कोट करेंगे तब करंट हमें लग सकता है, ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है, तो हम सेफ रहेंगे इसी वजह से। फॉर सेफ्टी इसी वजह से जो है प्लास्टिक जो यूज होती है कोटेड के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स को कोट करने के लिए। अब इन नेचर, यहाँ पे इट लिखा हुआ है, इन नेचर aluminium is found in combined state whereas silver and gold are found in free state। जो एल्यूमिनियम होता है वो कंबाइंड स्टेट में हमें मिलता है, ठीक है, नेचर में। और वहीं अगर हम सिल्वर और गोल्ड की बात करें तो फिर वो फ्री स्टेट में मिलता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल है, तो वो कहीं पे भी किसी से चिपक जाता है, ठीक है, इसी वजह से वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है। और सिल्वर या फिर गोल्ड ये लेस रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, तो ये फ्री स्टेट में मिलता है। इसको आप समझ सकते हैं एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट से, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट कभी भी किसी से नए पर्सन से बात करते हैं तो फिर वो तुरंत घुल मिल जाते हैं, राइट। तो एल्यूमिनियम इज लाइक एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, रिएक्टिव मेटल एक्सट्रोवर्ट। लेस रिएक्टिव को आप इंट्रोवर्ट से समझ सकते हैं, ठीक है, वो जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है या फिर जो भी हो, ठीक है। 13 क्वेश्चन, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। A metal which is soft, which is soft, that it can be cut with knife, and a non-metal which is hardest substance, a metal and a non-metal which exist as liquid at room temperature। तो हमें एक ऐसे मेटल का नाम बताना है जो इतना मतलब सॉफ्ट होता है जिसे हम केक की तरह नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। और एक सब्सटेंस का नाम बताना है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है अर्थ पर, ठीक है। तो एक मेटल जो कि हम नाइफ से कट कर सकते हैं दैट इज सोडियम, ठीक है। और सब्सटेंस जो है, जब जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो होता है डायमंड, जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है। अब एक मेटल और नॉन मेटल का एग्जांपल देना है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, ठीक है। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है, तो सबको पता होगा। और ब्रोमीन जो कि एक नॉन मेटल है वो भी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। राइट केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ विनेगर। Describe with a chemical equation what happens when sodium reacts with ethanol। तो केमिकल नेम और फॉर्मूला हमें विनेगर का लिखना है। विनेगर क्या कंटेन करता है, इथेनोइक एसिड, ठीक है, मतलब विनेगर को हम इथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, CH3COOH होता है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ CH3, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, COOH, एसिटिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और अब हम सोडियम और इथेनॉल जब रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, ठीक है, इसका हमको रिएक्शन लिखना है, केमिकल रिएक्शन। तो ये रहा हमारा इथेनॉल C2H5OH और यहाँ पे हमारा है सोडियम। तो क्या फॉर्म होता है, सोडियम इथोक्साइड C2H5ON में, और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें होमोलोगस, आगे की होमोलोगस सीरीज लिखनी है प्रोपेनॉल की और प्रोपेनल की। प्रोपेनॉल याद रहे कि अल्कोहल में लगता है, प्रोपेनल एल्डिहाइड में लगता है, ठीक है। तो प्रोपेनॉल, प्रोप मतलब 3, अब आगे प्रोप के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है भाई, 4 आता है। 4 को हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब नॉमेनक्लेचर में, ब्यूट। तो ब्यूटेनॉल अपने लिख देना है, और यहाँ पे ब्यूट लिखा हुआ है मतलब 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो पेंटेनॉल आपने लिख देना है, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। आगे करते चले जाना है। अगर आपने किसी भी वीडियो की आपने चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो फिर आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें रिवीजन हो चुका है, मतलब ज्यादा से ज्यादा किसी भी चैप्टर में 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगा है रिवीजन में, और कुछ तो 13-15 मिनट्स पे भी हो गए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, अब आगे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में कि एक कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसमें से आपको बताना होगा कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। तो जितने भी आपको ये लाइन दिखे, ये देखिए 1, फिर 2, 3,
4 और ये 5 और ये 6 और ये 7। तो ये जितनी भी लाइन दिखे उसको आप गिन के बता दीजिए कि हाँ कोवलेंट बॉन्ड्स इतने हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने ज्यादा देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स दे देते हैं, मतलब अलग अलग कंपाउंड दे देते हैं और उसमें से आपको बताना होता है कि कितने कोवलेंट बॉन्ड इस कंपाउंड में हैं। अब हम 2 मार्क क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब कि शॉर्ट आंसर पे। तो देखिए एक सोल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड का, ठीक है, जब हम उसे मिक्स कर रहे हैं, जब हम इसे मिक्स कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट में, तो फिर वो एक वाइट सब्सटेंस, इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है। अब हमें इसका केमिकल रिएक्शन लिखना है और ये भी बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो AgNO3 ये क्या है, हमारा सिल्वर नाइट्रेट है और KCl पोटेशियम क्लोराइड है। तो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये इतना और यहाँ पे व्हाइट PPT भी है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें कंपाउंड्स अपने अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, हमें बताना है इस रिएक्शन में कौन सा है। तो इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट है Al, क्योंकि वो Mn को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब Mn की जगह ले रहा है, राइट। अब देखिए इधर जो है Mn अकेला था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे Al अकेला था, ठीक है, और इस जब रिएक्शन हो कंप्लीट हो जा रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट Mn अकेला बच रहा है। तो मतलब Al एल्यूमिनियम Mn को डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसे डिस्प्लेस क्यों कर पा रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें डिफरेंस बताना है और एक एग्जाम्पल भी लिखना है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल, जो अभी हम देख के आए, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, ये होता है फ्रॉम इट्स सोल्यूशन जो भी है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट में दो आयंस, दो कंपाउंड्स के आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे KOH है और यहाँ पे HNO3 है। तो यहाँ पे KNO3 बन रहा है और H2O बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये H मिल जाएगा और ये H मिल जाएगा, तो H2 बन जाएगा और O तो है ही, तो H2O बन जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है, इसमें से ये क्वेश्चन जरूर आता है इस चैप्टर से, या फिर बैलेंसिंग, मतलब इक्वेशन दे दिया जाएगा, उसको आपको बैलेंस करना होगा, ठीक है, और या फिर इस टाइप का कुछ दे दिया जाएगा जिसके फॉर्मूले नहीं लिखे होंगे, उसको आपको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ रिएक्शन, ठीक है। और जितने भी आपको इस चैप्टर में पता हो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, सब रिएक्शन जितने भी बुक्स में मेंशन हो सबको आपको लर्न करना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एडिशन, रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, एडिशन और कॉम्बिनेशन तो एक ही हो गया है, ठीक है। तो जितने भी है लर्न करना पड़ेगा और इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें इसमें कुछ एसिड से लिखे हुए हैं, उनका नेचुरल सोर्स बताना है। मुझे पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में, जैसे लेमन और ऑरेंज, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। और सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा पीएच। एक पर्सन का पीएच जो है वो 5.5 से भी कम है, तो उसकी जो माउथ है उसमें क्या चेंजेस होंगे और ये चेंजेस कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हमें 2 पॉइंट में समझाना है, ठीक है। तो एसिड फॉर्म हो जाएगी, जो भी पर्सन है इसको माउथ में एसिड फॉर्म हो जाएगी, ऑब्वियसली सी बात है। 5.5 पीएच है, मतलब बहुत ज्यादा, 7 से कम, ठीक है। तो एसिड फॉर्म हो जाएगी जिसकी वजह से उसको मील के बाद अपने वाटर से अपने माउथ को जो है वॉश करना पड़ेगा और ब्रश करना पड़ेगा, अपने टीथ को ब्रश करना पड़ेगा, ठीक है। और टूथपेस्ट भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, और ये एसिड है, उसके मुंह में एसिड है, ठीक है। और वो जब टूथपेस्ट रहेगा बेसिक, तो वो क्या कर देगा, एसिड बेस मिला के न्यूट्रल कर देगा, ठीक है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इससे कि ये हो सकता है। जब हम ब्रेड को या फिर केक को बेक करते हैं तो उसमें एक वाइट पाउडर मिलाया जाता है, ठीक है, मिक्स किया जाता है, तो ताकि चाहे हमारा ब्रेड है, केक है, वो सॉफ्ट और फ्लफी बने। तो ये क्यों मिलाया जाता है, ठीक है, इसका नाम क्या है, और इसका नाम क्या है, और इसमें जो कुछ भी होता है उसका जो है हमें वर्क बताना है, फंक्शन बताना है। तो इस पाउडर का नाम है बेकिंग पाउडर,
ठीक है। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड से बना होता है। और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, ये जब हीट होता है तो CO2 देता है, जिसके कारण जो हमारा ब्रेड या फिर केक जो है सॉफ्ट होता है। ठीक है। और टार्टरिक एसिड जो है न्यूट्रलाइज करता है Na2CO3 को, जो कि बेटर होता है टेस्ट में। ठीक है, मतलब एसिड है और ये बेस है तो वो न्यूट्रल कर देता है। यस। एक मेटल जिसे हम केरोसिन में प्रिजर्व करके रखते हैं, एक लश्रस नॉन मेटल। ठीक है, इसके बारे में तो हम अभी पहले बात कर चुके हैं। और एक मेटल जो कि हम अगर पाम में रख लें, हैंड पाम में, ठीक है, तो फिर वो मेल्ट हो जाता है। और एक मेटल जो कि पुअर कंडक्टर है हीट का, तो जो हम प्रिजर्व करके रखने हैं केरोसिन में, वो उसका आंसर है एक सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। और लश्रस कलर्ड नॉन मेटल एक ऐसा ही नॉन मेटल है जिसके अंदर लश्रस की प्रॉपर्टी होती है, जो कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल की। बट ये आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसके पास होती है। और गैलियम जो कि हम पाम पे, हैंड पाम पे रख ले तो फिर ये मेल्ट होने लगती है, हथेली पे रख ले तो ये मेल्ट हो जाती है। ठीक है। अब a metal which is a poor conductor of heat, जो कि पुअर कंडक्टर है हीट का, वो मेटल है लेड। अब हमें mention the names of the metal of the following two metals which are alloyed। ठीक है, आयरन और भी आयरन के साथ और कौन से मेटल्स मिलाकर स्टेनलेस स्टील हमें मिलता है। ठीक है। और दो मेटल जो कि ज्वेलरी बनाने की काम आते हैं, तो निकिल क्रोमियम को हम मिला के क्या बनाते हैं, निकिल क्रोमियम और आयरन को स्टेनलेस स्टील। ठीक है। और गोल्ड और प्लेटिनम से हम ज्वेलरी बनाते हैं। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। स्कूल बेल मेटल से बनी होती है और इलेक्ट्रिक वायर्स कॉपर से बने होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक वायर्स कॉपर से बने होते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है। और स्कूल बेल्स जो है वो मेटल से क्यों बनी होती है, क्योंकि मेटल्स के पास सोनूरस होते हैं। ठीक है। और सोनोरस का मतलब, क्योंकि अगर ये किसी भी चीज से या फिर हार्ड सब्सटेंस से इनको जो है पीटा जाए ना, तो फिर वो अलग टाइप की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तेज तेज से, बहुत ज्यादा तेज होती है जो। अब यहाँ पे आते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोट्रिक ऑक्साइड मानी जाती है, इसका रीजन आपको बताना है। और आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं मोल्टेन स्टेट में, तो आयनिक कंपाउंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आयंस फ्री हो जाते हैं। ठीक है। अब पहले वाले का हम देखते हैं, एम्फोट्रिक क्या होती है, जिसके पास कुछ बेस और कुछ एसिड, कुछ नहीं मतलब हम बोल सकते हैं पूरी पूरी एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज हो, बिहेवियर हो उनका, उसे हम एम्फोट्रिक बोलते हैं। तो इसका रीजन ये है कि जब एल्यूमिनियम जो है रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड जब रिएक्ट करती है एसिड से, तब भी वो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करती है। और जब वो बेस से रिएक्ट करती है तब भी वो सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करती है। ठीक है। तो मतलब जब एक एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं ना, तब सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करिए, ये तो दोनों के साथ रिएक्ट करके यार वही प्रोडक्ट कर रही है, तो इसी वजह से इसको हम जो है एसिड की तरह भी, एसिड का बिहेवियर भी इसके पास है, मतलब बेस से रिएक्ट कर रही है तो इसका बिहेवियर एसिड की तरह हो रहा है, और एसिड से रिएक्ट कर रही है तो इसका बिहेवियर बेस की तरह हो रहा है, राइट। तभी तो ये सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर पा रही है। तो इसी वजह से हम इसे एम्फोट्रिक ऑक्साइड कंसिडर करते हैं। लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो कार्बन कंपाउंड्स के बीच में लगा होता है। ठीक है, इनके पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, तो और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं। सेलेक्ट एल्कीन्स एंड एल्काइंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एल्कीन्स आप देख लीजिए, एल्काइंस देख लीजिए, अपने फॉर्मूले में रख के या फिर स्ट्रक्चर को बना के आपको पता चल जाएगा। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देख रही थी ना, क्वेश्चंस देख रही थी, तब कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चंस थे। आपको फंक्शनल ग्रुप दे दिया जाता है और आपको बताना होता है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कौन सा है भाई, COOH हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये C वाला है हमारा अल्कोहल, ROH। ठीक है, D वाला है हमारा RX हैलोजन, और ये हमारा है ईस्टर। ठीक है। अब R और C, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। R और ये हो जाएगा O। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो आप तैयार कर लीजिएगा।
मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रही हूँ आर सी आर डैश और यहाँ पे हो जाएगा ओ। अब देखिए यहाँ पे आर सी, इधर सी से जो है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ज्वाइंट है और यहाँ पे ओ आर है, यहाँ पे ओ आर है, यहाँ पे सिंगल आर है, ठीक है। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इसमें इसको हमें नॉमेनक्लेचर मतलब नेम देना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है, ठीक है। तो हम इधर ही से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे 2 है तो हम पहले इसका नाम लिख लेंगे, क्या होता है एथ, ठीक है, 2 का होता है एथ। अब यहाँ पे एसिड लगा हुआ है, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स होता है नोइक एसिड। तो हम यहाँ पे, और यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ही है जो डबल बॉन्ड से। तो इथेन और ई हट जाएगा हमारा, आ जाएगा ओइक एसिड, इथेनोइक, 1 सेकेंड, और यहाँ पे एसिड, ठीक है। अब ये जो हमारा है ये कैसे होगा, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है, 2 कार्बन है, ठीक है। अब नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, और इसमें भी नंबरिंग आप यहीं से शुरू करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसी साइड पे है, COOH। अच्छा, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड CHO, ठीक है। इसका जो है कार्बन भी काउंट किया जाएगा, वरना कुछ बच्चे होते हैं इसका फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं काउंट करते हैं, बट इसका भी कार्बन काउंट होगा। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये अल्कोहल के लिए है, तो वो तो हो जाएगा इथेन, इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल हो जाएगा वो। अब हम आते हैं 3 मार्क क्वेश्चन पर। 3 मार्क क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के हम कुछ क्वेश्चन पहले ही कर सकते हैं, जैसे कर दिए हैं, जैसे कि ए और बी। अब जो सी वाला है कि हम इस गैस को मतलब हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम जली हुई मैच स्टिक लेकर जाए ना, तो फिर वो पॉप साउंड के साथ जो है बर्न करेगी। तो वो अगर पॉप साउंड के साथ वो बर्न कर रही है, देन आपको प्रूव हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कैन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बी एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो भाई हाँ, जरूर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है। हाउ विल यू टेस्ट वेदर द गैस इवॉल्व इन अ रिएक्शन इज हाइड्रोजन, अभी हमने पॉप साउंड वाला लिया, ठीक है, वही वाला है क्वेश्चन। तो इस टाइप के अगर वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप कर लेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट में जो है आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन अगर ये वेरी शॉर्ट में आएगा तो इनमें से कोई एक ही आएगा, ठीक है। अब सी वाला, व्हाई डज कॉपर नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, हाइड्रोजन से। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो तब होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे NaCl कॉमन सॉल्ट ही प्रोड्यूस कर रहा है और H2O प्रोड्यूस कर रहा है। गिव द रीजन why are copper and aluminium wires used as connecting wires, क्योंकि यार वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बात खत्म, ठीक है। why is tungsten used for filaments of electric bulb, टंगस्टन होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक लैम्प में वो जो है फिलामेंट यूज करते हैं, उसमें लगता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसके पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वेपर प्रेशर कम होती है, इसी वजह से लाइट बल्ब फिलामेंट में, इलेक्ट्रिक लैम्प में ये यूज होता है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, why did why is certain lead tin alloy used for fused wire, क्योंकि इनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। अब हमें मेटल और मिनरल और ओर में डिफरेंशिएट करना है, कोरोजन रेजिडिटी में, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कोरोजन आई थिंक इस चैप्टर से कर चुका है, राइट, लेकिन मिनरल और ओर तो है, डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी तो है, ठीक है। तो ये रहा मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी, ठीक है।
मेलिबिलिटी जिसको हम थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, और डक्टिलिटी जिसको वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, सिंपल है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिमिलर स्ट्रक्चर, मतलब उनके पास सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी भी मैच करेगी केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उनके अंदर CH2 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और जो एल्केन्स होता है उनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है। अब देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलोगस सीरीज की। All the members of homologous series can be represented by same general formula and they have same functional group। जैसे कि functional group अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है, क्या था, आई थिंक ब्यूटेनॉल था, तो ब्यूटेनॉल में पेंटेनल नहीं आ जाएगा, पेंटेनॉल ही आएगा, ठीक है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप भी रहना बहुत जरूरी है। Any two adjacent homologous series differ by one carbon atom and two hydrogen atoms in their molecular formula। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर हम देखें तो एक कार्बन एटम मतलब C और दो हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होता है CH2 जो कि ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर मासेस में 14 AMU का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे फिर रिएक्शन आ गया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। तो C2H5 हाँ ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का इक्वेशन है। इस जो केमिस्ट्री में है उसमें मैंने चैप्टर नहीं मेंशन किया है, बायो वाले में मैंने बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में चैप्टर भी मेंशन कर दिया था, तो मुझे लगा शायद यही बेटर है कि एक साथ आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप अगर आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर तो आप खुद ही पता लगा लेंगे, मतलब पढ़ते ही पता लगा लेंगे कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा 5 मार्क क्वेश्चन आया, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जितनी भी ये चीज दी हुई है इसको आपको केमिकल इक्वेशंस इसकी लिखनी है, ठीक है। और मैं सोच रही थी कि केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी की भी वीडियो जो है डालनी चाहिए, तो अगर डालनी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है रीजन लिखा हुआ है और रिएक्शन लिखा हुआ है। ये 5th वाले क्वेश्चन का इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर जो कि बेस और एसिड को पहचाने वही तो होता है इंडिकेटर, ठीक है। और यहाँ पे भी ये पूरा क्वेश्चन है, ये आंसर रहा आपका। क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, समझाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इससे अच्छा आप मेरी वो सीरीज ही देख ले, रिवीजन सीरीज के वो चैप्टर्स, ठीक है। सोप डिटर्जेंट में इसमें बताना है, और एक्सप्लेन व्हाई फॉर्म्स कार्बन मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों ज्यादातर फॉर्म करना है उसका रीजन भी क्वेश्चन में बताना है। अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है, वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना तब सॉल्व कीजिए जब आपने पूरे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं। मतलब अगर आपने पूरे चैप्टर पढ़े हुए हैं तो जो पिछले क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है वो भी आपको पता होंगे, ठीक है। तो चैप्टर पढ़िए उसके बाद ये सब शुरू कीजिए, चैप्टर पढ़ने से पहले नहीं, ठीक है। तो अब तो टाइम बहुत कम है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं, छोटे छोटे लेक्चर्स अटेंड कीजिए, जैसे 30 मिनट में आपके पूरे एक चैप्टर कवर हो जा रहा हो, 20 मिनट में कवर हो जा रहा हो, ठीक है। तो मैं कोई ऐसा कह नहीं रही हूँ कि आप मेरी वीडियो देखिए, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया हुआ है या फिर आप पहली बार वीडियो देखना चाहते हैं, पहली बार चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने 30 मिनट से ज़्यादा, आई थिंक 25 मिनट से भी ज़्यादा नहीं लिया है किसी भी चैप्टर्स को कवर करने में। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो देख सकते हैं। तो अगर ये मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।